हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए पार्ट 2। तो पार्ट 1 में भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फॉर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। जो ARP प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर में यूज होता है और वो किसके लिए यूज होता है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शंस हैं फाइंडिंग द IP एड्रेस फ्रॉम द DNS, फाइंडिंग द IP एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे, finding the IP address that corresponds to MAC address, finding the MAC address that corresponds to IP address। ठीक है। अब ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, एक होता है RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है? ऐसा है कि जब पैकेट नेटवर्क के अंदर आ गया, ठीक है, और वो पैकेट फ्रेम के रूप में जब किसी सिस्टम को डिलीवर होना है तो हमें उस सिस्टम का मैक एड्रेस चाहिए, हमें उस सिस्टम का फिजिकल एड्रेस चाहिए। IP एड्रेस हमारे पास है, हमें उस IP का क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए यूज होता है ARP, मतलब फाइंडिंग द मैक एड्रेस डेट कोरस्पॉन्ड टू IP एड्रेस। इन दो ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान से याद कर लो कि नेटवर्क के अंदर पैकेट आ गया तो सिस्टम को डिलीवर करना है, ठीक है, तो वो उसके लिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम का हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। तो IP एड्रेस हमारे पास है, उससे हमने मैक एड्रेस निकालना है, ठीक है। तो ये जो यूज है दैट इज द यूज ऑफ ARP, और IP एड्रेस निकालना मैक एड्रेस से दैट इज द यूज ऑफ RARP। तो मैं लिख भी देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन इसने पूछा था कि ARP का क्या यूज है, तो वो ऑप्शन D है। नेक्स्ट, वन ऑफ द हेडर इन एन IP डाटाग्राम इज द टाइम टू लिव फील्ड। IP डाटाग्राम में IP के पैकेट फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है TTL का। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है? TTL, इट कैन बी यूज्ड टू प्रायोरिटाइज पैकेट्स, इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस डिले, इट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज थ्रूपुट, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। और TTL का यूज है इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग, मतलब फ्लडिंग को ये कम करता है। जो फ्लडिंग रूटिंग एल्गोरिथम है, मतलब जब एक रूटर एक पैकेट अपनी हर आउटगोइंग लाइन पे भेज देता है तो वो पैकेट दोबारा उसके पास ना आ जाए, मतलब लूप ना बन जाए पैकेट का, उसके लिए TTL का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, नेटवर्किंग में एक तो आपने OSI मॉडल की जितनी लेयर्स हैं वो पढ़नी है, एक आपने पैकेट फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लेना है, किस फील्ड का क्या यूज है, तो क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से। तो TTL जो है वो लूपिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक टेबल दिया गया है, इसमें इसने पूछा है कितने इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो टेबल में एक तो एम्प्लॉय नेम है करेक्टर टाइप का, एक मैनेजर नेम है, एक प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है। तो हमने देखना है इसमें कितने इंटेग्रिटी कांस्टेंट है। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो ये को एम्प्लॉय नेम जो करेक्टर है वो नॉट नल होना चाहिए, तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। मैनेजर नेम करेक्टर है, ये भी नॉट नल होना चाहिए, एक तो ये हो गया। दो, प्राइमरी की भी इंटेग्रिटी कांस्टेंट है, ये हो गया, ठीक है ना। तो फॉरेन की भी एक इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है, तो एक तो ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4 और मोर। नेक्स्ट, DBMS में से
क्वेश्चन है। ये 14th और 15th क्वेश्चन जो है वो DBMS के हैं, 13th भी था SQL का क्वेश्चन। कहता कि ट्रांजैक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब इसमें 4 चीजें होती हैं। एसिड प्रॉपर्टी, एक तो इतने ये पढ़ना है, ठीक है ना। एसिड का मतलब एटॉमिसिटी, ए से एटॉमिसिटी, आई से आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी, लेकिन बी इसने गलत दे दिया। बी कॉन्करेंसी नहीं है, सॉरी माई बी ऑप्शन कॉन्करेंसी नहीं है। सी जो इसका मतलब है ना वो दैट इज द कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सो ए से क्या है याद रखना है आपने, ए से है एटॉमिसिटी, सी से क्या है कंसिस्टेंसी, आई से क्या है आइसोलेशन, डी से क्या है ड्यूरेबिलिटी। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कॉन्करेंसी। और इनका क्या क्या यूज है ये आपने भी पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे सारा कुछ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ जो आपने साथ साथ पढ़ने हैं। तो इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए एसिड का, ठीक है ना। नेक्स्ट है चेक पॉइंट्स आर ए पार्ट ऑफ। चेक पॉइंट ये जब ये ट्रांजैक्शन फेलियर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट में, तब हम चेक पॉइंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो फेलियर से रिकवर करने के लिए तो चेक पॉइंट आर ए पार्ट ऑफ रिकवरी। हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट रख लेते हैं, एक पॉइंट सेव करके रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होनी है और 2 ट्रांजैक्शन के बाद हमने एक चेक पॉइंट बना दिया और फेलियर हुआ, तो वो जो 2 कमिट हो चुकी हैं चेक पॉइंट से पहले वो दोबारा आपको अंडू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी पढ़ना आप और आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बैलेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। बैलेडी अनोमली में अकर, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। इनका आपको पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एलआरयू का क्या यूज है, एलआरयू का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। एमयूआरयू का मतलब क्या है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। फीफो किस पेज को रिप्लेस करती है, जो सबसे पहले आया था। ऑप्टिमल किस पेज को रिप्लेस करती है, जो फ्यूचर में अभी यूज नहीं होना। एलआरयू मतलब जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ था और एमआरयू जो मोस्ट रिसेंटली यूज हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया फुल फॉर्म। बैलेडी अनोमली क्या कहती है कि अगर हम फ्रेम्स इंक्रीज करें तो पेज फॉल्ट जो है वो कम हो जाने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने फ्रेम बड़ा होता क्या है कि फ्रेम बढ़ाने से पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। कई बार फ्रेम बढ़ाने से पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं और वो वैसा सिर्फ फीफो में होता है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और इसकी और क्लैरिटी के लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ना है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। प्रोसेस शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट और डिस्क शेड्यूलिंग मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया तो हम लो प्रायोरिटी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, स्टॉप कर देना, सीपीयू की उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूशन नहीं देनी, किसी और प्रोसेस को दे देनी। तो प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी तो नहीं है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम के दौरान हमने सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे प्रोसेस P1 को भी 2 मिलीसेकंड चला लिया, प्रोसेस P2 को भी चला लिया, प्रोसेस P3 को भी, तो ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव तो नहीं हुआ,
और ना ही फेयर शेयर है जिसमें हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिलता है एग्जीक्यूट होने का। तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो है ना वो है नॉन प्रेम्प्टिव। अब शॉर्टेज जो फर्स्ट प्रेम्प्टिव भी है नॉन प्रेम्प्टिव भी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर शॉर्टेज जो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द रैम ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली इंप्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। Increasing the RAM of a computer typically improve performance because virtual memory increase, large RAM are faster, fewer page fault occur, fewer segmentation fault occur। तो जब हम RAM को बढ़ा देंगे ना, RAM बढ़ा दी तो जो पेज है वो क्या है, मल्टीपल पेजेस मेमोरी में लोड हो पाएंगे क्योंकि रैम जो है वो ज़्यादा है। तो मल्टीपल पेजेस जो अगर मेमोरी में लोड हो पाएंगे तो पेज फॉल्ट क्या होता है कि एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को एक पेज चाहिए, वो मेमोरी में नहीं मिला, मेमोरी मतलब रैम में नहीं मिला तो पेज फॉल्ट है। अगर हमने पेज साइज अगर हमने रैम बढ़ा दी तो साइज बढ़ गया, मतलब ज़्यादा पेजेस मेमोरी में लोड हो पाएंगे तो पेज फॉल्ट ऑब्वियस है कम आएंगे, तो परफॉर्मेंस जो है बढ़ेगी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मॉड्यूल एक्स एंड वाई, ये अब आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। मॉड्यूल एक्स एंड वाई ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट एंड आउटपुट डाटा देन द कोहेजन इज। एक चीज याद रखनी है, ये कपलिंग कोहेजन के क्वेश्चन भी याद रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो एक तो ये लाइन हमेशा माइंड में याद रख लो, लो कपलिंग और हाई कोहेजन। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए, कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए, या क्या है। तो कपलिंग लो होनी चाहिए, कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए। कपलिंग का मतलब दो मॉड्यूल हैं, उनकी आपस में वो कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का कि एक मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल आपस में कम से कम इंटरेक्ट करने चाहिए, लो कपलिंग। लेकिन विद इन ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन या जितना जो कुछ भी हम एलिमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं वो हाईली डिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे। सो कोहेजन हाई, कपलिंग लो। इनकी टाइप्स याद कर लेना, कपलिंग की, कोहेजन की। कई बार क्वेश्चन आता है वीकेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है ना। सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ने से नेट की तैयारी नहीं होगी, तो इसलिए मैं बार बार क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि और कौन से आपने देखने हैं। तो क्वेश्चन अभी इसका आंसर क्या है कि मॉड्यूल एक्स एंड वाई ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट एंड आउटपुट, कोहेजन कौन सी होती, कम्युनिकेशनल, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लेना इसमें से, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कपलिंग कोहेजन एक्सप्लेन करने पड़ा तो एक लेक्चर में ये पूरे का पूरा टाइम चला जाएगा, टाइप्स सारी की सारी एक्सप्लेन करने लग पड़ा तो इसलिए मैं साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कोकोमो मॉडल क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब देखो ये तो सभी में ही कॉस्ट एस्टिमेशन दे दिया, तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या ये कॉमन कॉस्ट एस्टिमेशन है, जहाँ ये कंस्ट्रक्टिव है, जहाँ ये कंप्लीट है, जहाँ ये कॉम्प्रिहेंसिव है। एक तो आपने इसको भी पढ़ना है, इसकी इक्वेशन को पढ़ना है, ठीक है। और अगर इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूजीसी नेट प्लेलिस्ट की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियो में आपको ये सारा कुछ मिलेगा। तो अभी के लिए इतना याद रख लो, तो कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन और क्लियर होंगे, और क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी टॉपिक आपको जिसमें डाउट है, कृपया फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।